ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है जीआईटी की परीक्षा 21 मार्च 2021 को, जिसे शेड्यूल किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अब देखिए, हम इस सीरीज में एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया था। पिछले कल हमने 70 एमसीक्यू आपको दिए थे जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। आज हम यहाँ पे 50 के आसपास एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ कंप्यूटर के ऊपर आधारित रहेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो हमारी जीआईटी की किताब थी उसका कुछ संशोधन भी किया गया है। उसके कुछ पहलुओं में जो कुछ त्रुटियां उसमें रह गई थी उन्हें भी दूर कर दिया गया है। तो आप इलाइव स्टडी कोरटिन वेबसाइट पर जाके नवीनतम जो इसका वर्जन है, जो नए अभ्यर्थी है, उस किताब को परचेज कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में है, आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रश्न पत्र सॉल्व किए जाते हैं उसमें इस तरह की डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है। जब आपके हाथ में एक किताब होगी तो आपने आई थिंक इस डिस्क्रिप्शन को खुद पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी नए प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था, तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषा ही था। तो आपने आंध्र प्रदेश को याद रखना है। बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। किस वर्ष 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बना था? वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग बना था। याद रखिएगा, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन क्रांतिकारी कारागार में 64 दिनों के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था? जतिन दास इनका नाम। देखिए किस तरह की शहादत दी है हमारे क्रांतिकार वीर जवानों ने। यही कारण है कि आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र जीवन यापन अपने इस भारत में करते हैं। राष्ट्रीय गैदिनिल्यू एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी जो तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थी? तो इनका संबंध था मणिपुर से। देखिए स्टूडेंट्स, ये जीआईटी का ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और इस तरह के प्रश्न आपके जीआईटी में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यगण परोक्ष निर्वाचित होते, देखिए डायरेक्ट नहीं होते हैं। इनके लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से ही विधानसभा से इनको भेजा जाता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, 4 लोकसभा के लिए चयनित होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शनों में से आपने इसका उत्तर पहचानना है और यहाँ पे सही उत्तर है 545। प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य होता है, सदस्यों का शपथ ग्रहण का काम है। किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। जब हमारी नई विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है तो प्रोटेम स्पीकर को अक्सर ऐसी मान्यता है, हमारे यहाँ पे ऐसी प्रथाएं चल रही है, जो सबसे सीनियर मोस्ट सांसद या विधानसभा का एमएलए होता है उसी के द्वारा इसका निर्वहन किया जाता है। शून्यकाल क्या है? तो याद रखिएगा, शून्यकाल जब अति महत्व के विषय उठाए जाते हैं तो इस शून्यकाल से संबंधित रहते हैं और अक्सर इसका जो समय होता है 12 से 1 बजे के बीच में होता है। लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकलेखा समिति अपना प्रतिवेदन देती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परम आदेश जारी किए जाते हैं? तो 5 तरह के रहते हैं, जिसमें सम्मिलित है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। ठीक है जी, तो ये 5 तरह के परम आदेश है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की स्टैंप के साथ इसकी नियुक्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल का वेतन किस प्रभार में लिया जाता है? राज्य की समेकित निधि, कंसोलिडेटेड। इसमें देखिए ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पे सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार से लिए गए ऋण और सभी ऋणों पर प्राप्त ब्याज सिंचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित किया गया है कि ऐसी निधि जिसमें समस्त 71 कर राजस्व जमा किए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, आर्टिकल 266।
पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ में अनुशंसित की गई है। तो देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो 3 स्तरीय कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे भी पढ़ सकते हैं। प्रिया सॉफ्ट का संबंध है, देखिए पंचायत से इनका संबंध है, याद रखिएगा। प्रिया क्या है? प्रिया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो गया, आपने इसको सॉफ्टवेयर कर लेना है। प्रिया क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष किसे कौन थे? तो इनका नाम था एम वीरप्पा मोइली, जो कि कांग्रेसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशाली कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 360 देखिए आपने इसको याद रखना है। 352, 56 और 60, ठीक है। 60 हमारा वित्तीय आपातकाल से, जो कि भारत में कभी भी नहीं लगा है। 352 की बात करें तो बाहरी आक्रमण से या भारत के ऊपर यदि देश बाहरी देश आक्रमण कर देता है तो 352 इम्पोज होता है। 356 हमारा राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने की वजह से वहाँ पे इम्पोज किया जाता है। जैसे आजकल हमारा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आर्टिकल 356 को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको याद रखने का आपको एक टिप्स बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपने इसमें क्या करना है, 4 जोड़ देने हैं। 352 + 4 356 हो जाता है। 356 जमा 4 कितना? 360 हो जाता है। तो देखिए तीनों के तीनों आपको राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर यहाँ पे अच्छे से याद हो चुकी है। संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनके नाम आप नीचे पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या निहित है? तो यहाँ पे देखिए इसमें पंचायती राज के प्रावधान को निहित किया गया है, जिसमें 73rd अमेंडमेंट है 1993 में जो हुआ था, इसे भी सम्मिलित किया गया है। निम्न में से कौन सी स्कीम भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठित स्वरूप है? तो देखिए साक्षर भारत इसका सही उत्तर है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को यह व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी 200 जिलों में, आप याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2005 को विधानसभा द्वारा इसे अधिनियम को पारित भी किया गया था। और इसका नामकरण देखिए, पहले नरेगा था, अब इसका मनरेगा कर दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नीति आयोग का क्या आशय है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रश्न बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ऐसी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होती है, तो आपने याद रखना है इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बनती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपने इस तरह से इसको फॉर करके आगे तक याद रखना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो एक कटक में है, याद रखिएगा। कटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। गिल्ड एजेट अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित ये प्रश्न है। भारत में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी जाती है? तो देखिए उपरोक्त सभी कमजोर वर्गों के लिए, कृषि के लिए, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन किसके द्वारा होता है? तो इसका नियमन किया जाता है IRDA के द्वारा। चुंगी की वसूली और संग्रह किसके द्वारा किया जाता है? इसका संग्रह किया जाता है स्थानीय निकायों के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति कहाँ से की गई थी? ये की गई थी दार्जिलिंग से, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पद पेपर गोल्ड से आशय है, तो ये संबंधित है IMF का विशिष्ट आहार अधिकार से। निम्न में से कौन एक MERCOSUR का सदस्य नहीं है? तो इसका नाम है चिली। किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। पश्चिमी घाट है पठारों के कगार। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो देखिए हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, क्योंकि भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। जास्कर श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? तो जास्कर श्रेणी आपकी मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पड़ती है। निम्न किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम इज द राइट आंसर। निम्न कौन सी नदी एक नदी मुख का निर्माण करती है? तो इस नदी का नाम है नर्मदा। बादलों से बरसात प्रेरित करने की तकनीक कहलाती है, तो इसे कहा जाता है क्लाउड सीटिंग।
ठीक है जी, क्लाउड सीडिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो ये है जी कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा धारण करती है? तो देखिए क्ले इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेरेस फार्मिंग की जाती है पहाड़ियों की ढलान पर। निम्न में से आपको बताना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, सरसों, मूंगफली या फिर मक्का। तो सरसों क्या है, खरीफ की फसल नहीं है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है भागीरथ नदी पर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है, इस निम्न में से किसे भारत का श्रिम्प या झींग कैपिटल कहा जाता है? राइट आंसर इज यार नेल्लोर। याद रखिएगा, नेल्लोर कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निम्न कौन सा राज्य भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका नाम है यहाँ पर राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे के प्रश्न हम कल के अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद देखिए आगे हमारे यहाँ पे अब लगभग ये सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं सामान्य ज्ञान के। अब कंप्यूटर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए यहाँ से कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।